हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस का और 18 जुलाई 2022 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आज यहाँ पर निकल के आ रही है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर निकल के आ रही है। प्रेसिडेंट्स के जो इलेक्शन हैं वो आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। और आपको पता है कि जो एनडीए की तरफ से जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और जो अदर जो पार्टीज हैं, जो अपोजिशन है उसकी तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो यशवंत सिन्हा हैं। तो इन दोनों के बीच में टक्कर है। हालांकि जो जो बैटल है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो स्पष्ट है कि जो लगभग डबल एमपीज और वोटिंग का जो शेयर है वो बीजेपी के पास में अवेलेबल है। और इसमें जो वोटिंग होने वाली है वो इसी तरीके से होने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्शंस हैं और रिजल्ट आने पे ही जो फाइनल स्थिति है वो निकल के आएगी। दो मेन जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में आपको बात याद रखने की बात है, वो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो इसी को लेकर बनता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें एमपी और एमएलए दोनों ही जने वोटिंग करते हैं। एमपी और एमएलए जो लोकसभा और जो स्टेट होती है वो दोनों ही जने जो मिलकर इसमें वोटिंग करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो मेन जो डिफरेंस है वो इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और ये मेजर डिफरेंस है, इसमें आप इन डिफरेंस को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे वोटिंग है वो होने वाली है। और वोटिंग में जो हर कैंडिडेट का जो शेयर रहेगा वोट्स का, वो 700 वोट्स के लगभग जो है वो शेयर यहाँ पर रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस होगा प्रेसिडेंट इलेक्शन का, वो प्रोसेस इस प्रकार से होगा। ग्रीन और पिंक बैलेट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पिंक बैलेट एमपीज को ग्रीन बैलेट दिया जाएगा, ग्रीन कलर का होगा। और एमएलए को जो है वो पिंक कलर का यहाँ पर बैलेट दिया जाएगा। दोनों को बैलेट देने के बाद में एक स्पेशल पेन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस स्पेशल पेन से जो बैलेट पेपर पे मार्किंग है वो की जाएगी। तो इसी पेन से यहाँ पे बैलेट पेपर पे मार्किंग किया जाना है। अगर मार्किंग किसी अन्य पेन से अगर यहाँ पर की जाती है तो अन्य पेन से किए जाने पर वो वोट जो है वो वॉइड हो जाता है, वो काउंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसी पेन का यहाँ पर जो इलेक्टर्स हैं उनको यूज करना होता है इसी, और इस पे जो अपना वोट है वो देना होता है। इसके बाद में लास्ट में हर स्टेट में और जो पार्लियामेंट है उसमें काउंटिंग का प्रोसेस होता है। जो पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट के जो जनरल होते हैं, जो मेन जो ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी जनरल जिन्हें कहा जाता है, वो सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर जो मेन रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो सारा प्रोसेस है वो इलेक्शन का सेट किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज वोटिंग का जो प्रोसेस है वो चलने वाला है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से जो वोट्स हैं उनका डिसाइड होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें जो टोटल जो सीट्स होते हैं, इलेक्टिव सीट्स जो होती हैं उनका वहाँ वहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर निकल के आता है वो वहाँ पर उसका वोटिंग शेयर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें काउंटिंग की जाती है। लगभग 10 लाख के समथिंग जो है वोट्स यहाँ पर टोटल काउंट होंगे, जिसमें से पिछली बार अगर आप रामनाथ कोविंद जी की अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद को लगभग 7 लाख के समथिंग वोट्स पिछली बार मिले थे। और इसी शेयर में जो वोट्स हैं आपकी बार भी द्रौपदी मुर्मू को मिलने की संभावना है। और जो फाइनल रिजल्ट है वो वोटिंग के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की न्यूज़ में ये कुछ बातें हैं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो हमने कोविड 19 वैक्सीन है, कोविड 19 वैक्सीन का 200 करोड़ का जो मार्क है उसको टच किया है। और 200 जो कोविड 19 की वैक्सीनेशन है उनको अभी तक भारत में दिया जा चुका है, जिसमें कि आप डाटा में देखेंगे तो सेकंड डोज है
वो 2 डोज में 65.7% लोग जो हैं उन्हें ये सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है, जो कि वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे भी कहीं बेहतर है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है कि जो वर्ल्ड का जो एवरेज है सेकेंड डोज के लिए, उससे भी हमारा एवरेज बहुत ही ज़्यादा बेटर है। 65.7% भारत में है और वर्ल्ड में 61.3% है। उसके अगर अपोजिट में अगर देखा जाए बूस्टर डोज के लिए, ये बूस्टर डोज के लिए यहाँ पर रेशियो दिखाया गया है। बूस्टर डोज के लिए जो भारत का रेशियो है वो 3.8% ही यहाँ पर खाली कवरेज अभी हुआ है, जबकि बूस्टर डोज के लिए जो वर्ल्ड में जो कवरेज हुआ है वो 27.5% हुआ है। बेसिकली ये जो ज़्यादा है उसकी एक मेन वजह ये भी है कि विदेशों में कई जगह पर फर्स्ट डोज के बाद में सीधी बूस्टर डोज भी अलाउ की गई थी। तो बूस्टर डोज अलाउ करने की वजह से ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पर भारत के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है। और भारत में जो है वो अभी प्रोसेस यही चल रहा है, फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज और फिर उसके बाद में थर्ड डोज लगाई जा रही है, जिसे कि बूस्टर डोज कहा गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के नंबर के चलते यहाँ पर जो ये ऐसी रेशियो वाली जो स्थिति है वो बूस्टर डोज के लिए देखने को मिली है। लेकिन फिर भी जो 200 का नंबर जो हमने यहाँ पर टच किया है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो 16 जनवरी 2021 को जो हमारा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चालू किया गया था। इसके बाद में जो 26,32,600 जो सेशंस हैं उन्हें उस सेशंस में इनको कंप्लीट किया गया है। और कंप्लीट करने के बाद में शुरू के जो 9 महीने थे उनमें 100 करोड़ का जो मार्क है वो टच किया गया था। फिर उसके बाद में वापस से 9 महीने लगे हमें 200 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो टच करने में। तो इसमें जो वैक्सीनेशन है वो सिंगल डे का अगर वैक्सीनेशन यहाँ पर लेकर चलें तो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पर सिंगल डोज जो यहाँ पर पर डे उसको अचीव किया गया है। 2.5 करोड़ और जो वैक्सीनेशन की डोज हैं वो पर डे एडमिनिस्टर की गई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये डाटा जो है वो निकल के आया है। प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर इसके लिए जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें बधाई दी है। तो इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, हर घर दस्तक जो वैक्सीनेशन को लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था, जिसमें कि वर्क प्लेस स्कूल बेस्ड जो वैक्सीनेशन है उसे यहाँ पर चलाया गया था, जिसमें आइडेंटिटी भी किसी की यहाँ पर चेक नहीं की गई थी। जो भी इसके लिए एलिजिबल था उनको यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा था। तो इस प्रकार से मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स इसमें प्रोवाइड किए गए थे। तो हर घर दस्तक एक इनिशिएटिव है जो कि कोविड 19 वैक्सीन से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर जो ये डाटा यहाँ पर दिया गया है वो डाटा आपके ध्यान में रखने के लिए आवश्यक है। और मेंस जैसे एग्जाम में इस प्रकार के डाटा की कभी अगर क्वेश्चन आए तो आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये हर घर दस्तक जो इनिशिएटिव है इसे ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किससे संबंधित है या किस प्रकार से इसमें वर्क हुआ है या क्यों इसे बनाया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो आजकल अभी जो न्यूज़ निकल के आई थी थोड़े दिन पहले, मैंने देखा था कि कोई एक न्यूज़ निकल के आ रही थी, उसमें ये बताया गया था कि जो चिल्ड्रंस को जो अभी वैक्सीनेशन अलाउ किया है उस वैक्सीनेशन में बहुत ही ज़्यादा जो चिल्ड्रन उस एज ग्रुप में अवेलेबल हैं, उस एज ग्रुप में अवेलेबल होने के बाद में भी जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कई जो न्यूज़पेपर हैं उसमें न्यूज़ भी आ रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन का इस प्रकार से कोई फेक न्यूज़ या जो न्यूज़ चल रही है कि जो वेरिएंट है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, काफ़ी सारे वेरिएंट आ चुके हैं, वैक्सीनेशन इन पर प्रभावी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पर आप लोग ध्यान नहीं दें। और आपके आसपास में कोई भी अगर वैक्सीनेशन से वंचित अगर जो भी लोग हैं, जो भी लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं या तो बिल्कुल ही नहीं ले पाए हैं या किसी डोज में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हेल्प करें वो वैक्सीनेशन लेने के लिए। आप स्वयं भी वैक्सीनेशन का जो कोर्स है उसे कंप्लीट करें और मोटिवेट करें उसे कि इस प्रकार की जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो ठीक नहीं है और वैक्सीनेशन आपको
प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए और आपको हमेशा इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अगली जो न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है वो फार्मर्स के जो लोन वेवर हैं उससे निकल कर यहाँ पर आ रही है कि जो 50% जो फार्मर्स हैं जिनको लोन वेव किया गया था, जिन्हें लोन का माफ़ किया गया था, कर्जा माफ़ किया गया था, उसमें जो तेलंगाना, एमपी, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका और यूपी जैसे जो स्टेट हैं, इनमें जो इम्प्लीमेंटेशन है इस लोन वेवर का वो 50% फार्मर तक ही पहुंच पाया है। तो इस प्रकार का जो डाटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और एसबीआई की जो रिसर्चर टीम है इसके द्वारा ये डाटा जो है वो प्रिपेयर किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि तेलंगाना में ओनली 5% यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, मध्य प्रदेश में 12% किया गया है, झारखंड में 13, पंजाब में 24 और कर्नाटका में 38 और उत्तर प्रदेश में 52%। जो ओवरऑल 50% है उसमें भी सिर्फ एक ही स्टेट जो है इन 5-7 स्टेट्स में से टच कर पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या किसी और वजह से या फार्मर की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार के प्रॉमिस किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रॉमिस करने के बाद में उन्हें जो फुलफिल करना होता है वो फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2.53 लाख करोड़ का यहाँ पर बर्डन है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और जो इस प्रकार से जो एक अननेसेसरी जो बर्डन है वो बर्डन यहाँ पर स्टेट के ऊपर या सेंटर के ऊपर पड़ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने जो अपना जो अचीवमेंट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो 100% है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से ये दो स्टेट हैं जिनमें 2018 के बाद में ये जो लोन वेवर का जो स्कीम है वो यहाँ पर शुरू किया गया था, उसके बाद में भी इन्होंने ये जो अचीवमेंट किया है वो 100% का यहाँ पर कर लिया है। तो इस प्रकार से किसी जो कुछ स्टेट्स हैं उनके द्वारा सेंटर को ब्लेम किया जाता है, तो सेंटर है वो उनके द्वारा स्टेट्स को ब्लेम किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आप जैसे जो स्टेट हैं वो देखेंगे तो इन दोनों ने यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अगर स्टेट और दोनों का अगर जो देखा जाए तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो कंसर्न की है जो स्टेट्स के द्वारा जो इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तभी जाकर यहाँ पर ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेलंगाना में लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 करोड़ यहाँ पर जो हैं वो फार्मर्स हैं, उनमें से सिर्फ आप देखेंगे कि 5% को यहाँ पर बेनिफिट मिला है। जबकि आंध्र प्रदेश में ये जो रेशियो है वो यहाँ पर 92% है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का रेशियो 92% है और तेलंगाना का सिर्फ 5% ही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में जो है वो 100% यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, महाराष्ट्र में 91% हो गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बात है वो कही गई है कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर फार्मर्स को जो भी उनकी स्थिति या किसी भी वजह से लोन वेव करने की बात यहाँ पर की गई है वो उसको करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कुल मिलाकर जो इसमें एक बात और बताई गई है कि जो लोन का जो वेवर का प्रोसेस है वो वेवर का प्रोसेस फार्मर के लिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और नुकसान पहुंचाने के साथ में वो फार्मर को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि लोन लेने के बाद में फार्मर यही कोशिश करता है, यही उनका ज़्यादातर ये माइंडसेट रहता है कि जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के टाइम पे अपने आप में ही वेव कर दिया जाएगा, उन्हें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी प्रकार से अपना लोन नहीं पे करें तो इस प्रकार से उन्हें आगे जाके फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे ये जो बात है यहाँ पर कही गई है कि जो लोन से संबंधित जो इस प्रकार का जो प्रोसेस चलाया जाता है वो ना तो फिजिकल प्रोसेस के लिए अच्छा है, फिजिकल स्टेट के लिए अच्छा है, और ना ही फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। जो इनका जो इंटरेस्ट है वो रीपे करने में वो उस इंटरेस्ट को ये खत्म कर देती हैं। ऐसे जो हमारे यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो
बेनिफिट्स हैं वो फार्मर को दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो प्रॉब्लम जो है वो निकल के आ रही हैं। एक स्टेट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, और जो कोविड-19 के बाद में या कई कई अन्य प्रॉब्लम्स के बाद में इतने बड़े लेवल पर फंड एकत्रित कर पाना, अवेलेबल कर पाना, वो भी एक स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं वो इस न्यूज़ में निकल के आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा और देखा भी होगा कि जो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, उसने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये जो पिक्चर अभी हाल ही में भेजा है यूनिवर्स का, और ये यूनिवर्स का जो इतना क्लियर पिक्चर है वो पहली बार ही यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य जो पिक्चर्स हैं वो भी इसके द्वारा यहाँ पर सेंड की गई थी। काफ़ी सारी पिक्चर्स अभी रेगुलर इंटरवल में भेजी जा रही हैं, और जो पिक्चर्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई गई हैं। जो हबल टेलीस्कोप था उसके द्वारा पहले जो पिक्चर भेजी जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर होती थी। तो अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो L2 पॉइंट पे यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके द्वारा ये जो पिक्चर्स भेजी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर भेजी गई हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप जो है वो वर्षों से कार्य कर रहा है। नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इस टेलीस्कोप को तैयार किया है। तो ध्यान में रखिएगा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडी स्पेस एजेंसी के दोनों के कोलैबोरेशन के साथ में नासा ने वर्क किया है। तो उसके बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप को तैयार किया गया है। उसके साथ ही इस टेलीस्कोप को तैयार किया गया है। इसमें 25 दिसंबर 2021 को एक रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था, और वर्तमान में यह पृथ्वी सूर्य की जो L2 लैंग्वेज जो रेंज है, जो बिंदु है, उस बिंदु पर कार्य करता है। और ये बिंदु जो है अपनी पृथ्वी की जो कक्षा है उससे लगभग 1.5 मिलियन की दूरी पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो L2 पॉइंट कहाँ पर अवेलेबल है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है वो सन यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में ये है, ये यहाँ पर अर्थ है, और इसके बाद में ये जो पीछे यहाँ पर पॉइंट दिखा रहेगा ये L2 पॉइंट है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। एक साइंटिस्ट के नाम पर, जिन्होंने इस पॉइंट को फाउंड किया था, उनके नाम पर इस पॉइंट को रखा गया है। ये L1 पॉइंट ये है, और उसके बाद में ये L2 पॉइंट है, ये L3 पॉइंट, सॉरी, ये L3 पॉइंट है, और ये L4 पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। L2 पॉइंट जो है वो ठीक जो पृथ्वी है उसके पीछे है। पृथ्वी के साथ साथ ये जो पृथ्वी की ऐसे जो सर्कल होता है, उस सर्कल के साथ साथ ही इसी प्रकार से ये यूं यूं इसकी चारों तरफ ही जो सर्कल है वो जो कक्षा है वो अपनी पूरी करता है। तो इस प्रकार से ये जो पृथ्वी के अभी साथ में है, तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर घूमता जाता है, और घूमते जाने की वजह से जो इस प्रकार से ये हमेशा पृथ्वी के पीछे ही रहता है। L1 पॉइंट है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, और L4 पॉइंट यहाँ साइड में है, और L3 पॉइंट जस्ट सूर्य के सामने है। तो ये जो कुल मिला के यहाँ पर ये 5 पॉइंट हैं, वो लैग्रेंज पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा कि इनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पर है। बहुत ही प्रबल संभावना है कि इस पॉइंट पे इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, या जेम्स वेब टेलीस्कोप पे किसी प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाए। लैग्रेंज पॉइंट दो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक है। इतालवी फ्रांसिस गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, जो साइंटिस्ट हैं जोसेफ लुई लैग्रेंज, उनके नाम पर इस बिंदु को रखा गया है। यह बिंदु दो आकाशीय पिंडों के बीच ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निरस्त करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, सन का गुरुत्वाकर्षण है, वो एक दूसरे को यहाँ पर नील कर देते हैं। यहाँ पर इन पॉइंट्स पे जो सब पर है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों पिंडों के जो गुरुत्वाकर्षण है वो नील हो जाते हैं। तो इस स्थिति में रखी गई वस्तुएं अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर रहती हैं, और उन्हें वहां रखने के लिए न्यूनतम भारी ऊर्जा और ईंधन की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है तो किसी भी पिंड के द्वारा इन्हें अपनी तरफ धकेला नहीं जाता, अपनी तरफ खींचा नहीं जाता है, और ऐसी स्थिति में जो एनर्जी है वो यहाँ पर
मिनिमम आवश्यकता होती है। इसी वजह से कई उपकरण इसी बिंदु पर स्थित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जाती है कि इसी बिंदु पर जो है वह किसी भी प्रकार की सैटेलाइट है उसे यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिससे कि जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, उसका जो खर्चा है वो सबसे कम हो पाए। L2 सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा में पृथ्वी के ठीक पीछे की तरफ स्थित है। ऐसी स्थिति में वह सूर्य से सुरक्षित रहता है। जो यहाँ पर ये पृथ्वी के पीछे पीछे यहाँ पर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के पीछे पीछे चक्कर लगाने की वजह से जो सूर्य से जो आने वाली जो मान लीजिए सन रेज हैं, या जो सन स्टॉर्म भी आकाश में अपने को देखने को मिलता है, सन की तरफ से स्टॉर्म भी आता है। तो उन दोनों चीज़ों से जो इस सैटेलाइट को है इस बिंदु पर बचाए रखा जा सकता है। और इसी वजह से जो यहाँ पर L2 पॉइंट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित यहाँ पर किया गया है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में एपेक्स कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में जो नेशनल और स्टेट जो चाइल्ड कमिश्नर हैं उनको ये डायरेक्शन दी है कि वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उस जस्टिस बोर्ड को इस केस में हेल्प करें कि किस प्रकार से वो जो प्रारंभिक असेसमेंट है उसको निर्धारित कर पाए। ये जो केस है उसमें ये एक रेप से संबंधित केस है, और इसमें जो 16 साल का जो एक बच्चा है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो उसकी इसी वजह से जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और उसको ये डिसाइड करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित एक्ट में जो बात कही गई है उसमें यही है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो ही डिसाइड करेगा कि 16 साल से जो 18 से कम के जो बच्चे हैं उन्हें एडल्ट के रूप में किसी भी अगर बड़े क्राइम को अगर उनके द्वारा किया जाता है जिसमें कि सजा का प्रावधान कम से कम 7 साल है, तो ऐसे केसेस में जो उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उन पर जो केस चलाया जाना चाहिए वो एक वयस्क व्यक्ति के रूप में चलाया जाना चाहिए, या उन्हें बच्चा मानकर और एक जो बाल सुधार गृह हैं उसमें उन्हें एडमिट कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अब इस मामले पर अपना डिसीजन देना है। तो किस प्रकार से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कार्य करता है और इस केस में क्या क्या जो डिसीजन है उनको हो सकता है उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोर्ट ने जुलाई 13 को ये अपना जो डिसीजन है वो दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 13 जुलाई को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है NCPCR है उसको, और स्टेट जो SCPCR है स्टेट कमीशन है, उन दोनों को यहाँ पर डायरेक्शन दी था कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को गाइडलाइन प्रोवाइड कराए कि किस प्रकार से वो आगे कार्य कर सकता है, और ये देखे कि जो 16 साल का जो बच्चा इस क्राइम में इन्वॉल्व है उसे एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो अगर हम जुवेनाइल जस्टिस को लेकर जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट है उसकी अगर बात करें, तो उसके सेक्शन 15 के अनुसार जो 16 साल का अगर कोई बच्चा है, 16 साल की एज है और उससे अगर कोई ज़्यादा है, अगर वो किसी भी प्रकार के जो हीनियस क्राइम है, जघन्य जो क्राइम है, अगर उनको अंजाम देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो भी क्राइम है वो क्राइम में उसे एडल्ट ही माना जाना चाहिए। तो अगर वो क्राइम जघन्य अपराध है, 16 साल से ऊपर की उसकी आयु है, और उस जो अपराध है उसके लिए कम से कम पनिशमेंट जो है वो 7 साल का है, तो ऐसी स्थिति में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक अपना असेसमेंट तैयार करना होता है। उस असेसमेंट में जो बच्चा होता है, जो क्राइम जिसके ऊपर क्राइम का चार्ज होता है, उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को यहाँ पर देखा जाता है कि किस प्रकार से वो किस स्थिति में उसने ये क्राइम किया है, कहीं उसकी मेंटल जो स्थिति है वो खराब तो नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ पर समझा जाता है, उस स्थिति को यहाँ पर समझा जाता है फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो उसके पहले जब कोर्ट में अगर इस प्रकार के केसेस में अपराधी को पेश किया जाता है, उससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो उसे
अपने यहाँ पर एक केस के रूप में चलाता है और देखता है कि किस प्रकार की स्थिति जो बच्चे की है और किस प्रकार की मनोस्थिति में उसने यह क्राइम किया है, वो नॉर्मल है या मेंटली रिटार्डेड है जिसकी वजह से उसने यह क्राइम किया है, इस चीज़ को उसमें परखा जाता है। इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसमें इस केस के जाने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर उसे जो है इस प्रकार इसका डिसीजन जो है कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट प्रोडक्शन के बाद में पहली उपस्थिति के बाद में 3 महीने का जो समय है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास में होता है। 3 महीने के समय में उसे यह डिसीजन देना होता है। जो कोर्ट है उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को तो एक साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर की भी वो मदद वहाँ पर ले सकते हैं, और जो चाइल्ड साइकेट्री और साइकोलॉजी से संबंध रखता हो, उसका एक्सपर्ट होता हो, उसकी राय भी यहाँ पर ली जानी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2015 से पहले, जब 2015 में जुवेनाइल जस्टिस से जो ये संबंधित ये जो लॉ है, इस लॉ में जब अमेंडमेंट किया गया तो उस अमेंडमेंट से पहले जो 18 साल की आयु के जो बच्चे होते थे उन्हें जुवेनाइल ट्रीट किया जाता था, उन्हें वयस्क यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, और 18 साल से कम के बच्चों पर किसी भी प्रकार का जो केस है वो नहीं चलाया जाता था। तो लेकिन 2015 के बाद में अमेंडमेंट करके जो 18 साल की एज है वो 16 साल कर दी गई है, और यहाँ पर जो 16 साल के बाद में भी जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो इस केस को देखता है कि उसको एडल्ट की जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है उसमें जो 3 लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, एक तो जुडिशियल ऑफिसर यहाँ पर होता है, उसके साथ में जो 2 सोशल वर्कर इस बोर्ड में शामिल होते हैं। ये जो जुडिशियल ऑफिसर और सोशल वर्कर हैं ये मिलकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाते हैं, और इसी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो एक एक वुमेन कैंडिडेट का होना, वुमेन मेंबर का होना भी यहाँ पर आवश्यक है। जो अगर केस को अगर ट्रांसफर किया जाता है चिल्ड्रन कोर्ट में तो सेक्शन 19 के द्वारा जो कोर्ट एक डिसीजन देता है उसमें, तो डिसीजन देने के बाद में वो उसे चाइल्ड कोर्ट के द्वारा अगर एडल्ट की जैसे ट्रीट किया जाता है तो एडल्ट की जैसे ट्रीट करने के बाद में ही उसे उसमें जो है केस चलाया जाता है। अगर वो उसे चाइल्ड की जैसे ट्रीट करते हैं तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी का जो लॉ है उस पे लगाया जाता है, और 21 साल की उम्र होने तक उसे वहीं पर ही रखा जाता है, और उसके बाद में उसे जेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए 16 साल की उम्र में 16 साल की एज को जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो कहता है कि इस पर केस चलाया जाए, इसे एडल्ट की जैसे ट्रीट किया जाए, तो एडल्ट की जैसे ट्रीट किए जाने के बाद में भी उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही ले जाया जाता है, उसे जेल नहीं भेजा जाता। जेल भेजने के लिए 21 साल की जो उम्र है उसे यहाँ पर वेट किया जाता है, और 21 साल की उम्र के बाद में ही उसे जेल में भेजा जाता है। इसके बाद में द कोर्ट ने ये भी कहा गया है कि कंडीशनल रिलीज के लिए भी जो है 21 साल की उम्र यहाँ पर डिसाइड की गई है कि कंडीशनल रिलीज भी कब दिया जाता है, वो भी 21 साल की उम्र के बाद में ही दिया जाता है। इसके बाद में अगर कोई भी अगर पर्सन है जो जिस पर केस चलाने की बात की गई है, जो भी अपराधी की कैटेगरी में है, उसे अगर एडल्ट मान लिया जाता है तो एडल्ट मान लेने की स्थिति में अगर उसके ऊपर केस चलाया जाता है तो उसे जो आजीवन कारावास है, उस कारावास तक की जो सजा है उसे हो सकती है। उस कारावास में उसे जो इस प्रकार की जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है उसे हो सकती है। अगर बोर्ड ने अगर उसे जुवेनाइल माना है, अवयस्क माना है, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा उसे सजा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कानून है वो बनाए गए हैं कि यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस अपराधी के लिए कि किस प्रकार से वो उसे देखता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है और एक सोशल वर्कर होता है, जिसमें से एक जो मेंबर है उसका वुमेन होना आवश्यक है, ये हमने आपको पहले ही बताया। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि किस प्रकार से 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल की एज कोई
ज़्यादा मेजर नहीं होती है। 12th क्लास का या 11th क्लास का ये कोई बच्चा होगा, अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 12th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा अगर रेप जैसी जो हीनियस क्राइम है उनको अगर अंजाम दे सकता है तो जरूर ही उसकी मानसिकता में कोई ना कोई विकार रहा होगा, या किस प्रकार की स्थिति में उसने ऐसा किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जांच पड़ताल करते हुए ही आगे डिसीजन लिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से उन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है और उन्हें गुड फेथ में आके और उसका फेवर कर दिया जाए, और अगर उसे रिलीज कर दिया जाए बाद में जाकर, अगर वो उसे पता लग जाए कि ऐसी स्थिति में 21 साल की उम्र तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, तो ऐसे में स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है और जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर पर और भी ज़्यादा बुरा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें हमें शुरू से ही इसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उसी उन्हें इसी प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि भविष्य में वो इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें ना ना भरी ना ऐसी प्रॉब्लम हो और ना ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर। सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रंस पर, जो बच्चों पर सब इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वो संगत को लेकर पड़ता है। किस प्रकार की संगत में वो रहते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक फ्रेज है, उसमें कहा गया है कि कहते हैं कि जो आपके आसपास के जो 5 लोग हैं उन 5 लोगों को आप देख लीजिए और आपको उस आदमी का जो कैरेक्टर है, उस आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपको पता पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आदमी के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड इस आदमी का है और इस आदमी का किस प्रकार का जो लाइफ स्टाइल है वो अभी रह रहा है। तो इसी वजह से जो संगत है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर ही पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है उसे भी यहाँ पर डायरेक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड आखिर है क्या और इस किस प्रकार से इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। सबसे पहले तो चाइल्ड राइट्स को लेकर जो भी विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, लॉज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हैं, वो जो भी उनको अचीव करना है, जो भी उनको वर्क करना है, वो एनसीपीसीआर के तहत किया जाता है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का जो है वो इसमें राइट से संबंधित जो भी बात आती है वो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर यह कार्य करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर 2-3 बार पहले भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। और इस प्रकार से जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है वो उसके अंदर में ये वर्क करता है। तो इसके अलावा लॉज और पॉलिसीज जो कंट्री में बनाई जाती हैं, जो उसको लेकर जो भी बच्चों के राइट होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बताए गए हैं, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट में भी जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखकर इसमें वर्क किया जाता है। तो एनसीपीसीआर में जो भी राइट्स को जो डिफेंड किया जाता है, जो इसमें रक्षा प्रदान की जाती है, वो 0 से लेकर 28 साल के बच्चों में यहाँ पर जो राइट है वो प्रदान, जो सिक्योरिटी है वो प्रदान की जाती है। उसके अलावा जो कमीशन है वो यूनिवर्सलिटी और इनवॉयबिलिटी ऑफ चाइल्ड राइट को भी यहाँ पर बढ़ावा देती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बच्चों के जो अधिकार हैं उन्हें किसी भी आधार पर या किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता और ना ही उन्हें खत्म किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो इस जो कमीशन बनाया है उसका जो फोकस रहता है वो मोस्ट वल्नरेबल जो सेक्शन है हमारे यहाँ पर, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर इसका जो मेन जो फोकस है वो रहता है कि इस प्रकार से जो नीचे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पहले ही प्रॉब्लम में हैं और उनके बच्चों को लेकर यहाँ पर कोई भी ज़्यादा अब्यूज़ जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ कई प्रकार का यहाँ पर होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी यहाँ पर की जाती है और कई अन्य जो हैं, कई जो बैगिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे देश में कई बार देखने को मिला है कि बच्चों, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनसे उनको खरीद कर और इनसे भीख मंगवाने का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो इसलिए
जो गरीब जो सेक्शन है, जो वल्नरेबल है, उनके लिए यहाँ पर विशेषकर कार्य किया जाता है। तो कमीशन के द्वारा यहाँ पर बच्चों को जो है वो एक इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ में यहाँ पर उनको देखा जाता है, और जो राइट्स होते हैं वो सभी बच्चों के लिए समान होते हैं, किसी के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंस है वो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर नहीं की जाती है, सभी बच्चों के लिए यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त हैं। तो एनसीपीसीआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका जो संविधान है, वो किस प्रकार से निर्धारित हुआ है, और कौन कौन इसमें इस कमीशन में जो मेंबर वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट के एक एक्ट के द्वारा इसे पास किया गया है। चूंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अवेलेबल है, तो ये संवैधानिक संस्था है, तो इसी वजह से ये स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वैधानिक संस्था है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होता है। जो चेयरपर्सन होता है उसका जो चाइल्ड वेलफेयर वेलफेयर से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो पुराना रिकॉर्ड होता है, चाइल्ड वेलफेयर वेलफेयर से संबंधित उसने कार्य किया हुआ होता है। इसके अलावा जो 6 मेंबर होते हैं वो अलग से होते हैं। ये 6 मेंबर में एक मिनिमम जो होती हैं वो 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अलग जो फील्ड है, उन फील्ड से संबंधित लोग हो सकते हैं, जिसमें एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ है, और जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें है, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, और लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन है। तो इस ये जो 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन 6 सब्जेक्ट से संबंधित ही जो 6 मेंबर हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन जिसमें भी 2 वुमेन का होना इसमें आवश्यक है 6 मेंबर्स में से। तो कुल मिलाकर 6 और एक चेयरमैन, 7 मेंबर्स का यहाँ पर जो कमीशन का बोर्ड होता है, 7 मेंबर्स के द्वारा कमीशन को रन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक स्टेचुटरी वैधानिक संस्था है, और इसे संविधान में भी स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से एनसीपीसीआर का गठन किया गया है, और एनसीपीसीआर के गठन के साथ ही जो चाइल्ड राइट्स की जो बात है वो इसके द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो ब्लैक फीवर है, जो काला अजहर है, उसका उनके जो केसेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। 65 केसेस यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो कि जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ही यहाँ पर मिले हैं। काला अजहर जो वेस्ट बंगाल से प्रैक्टिकली यहाँ पर उसका उन्मूलन हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। और काला अजहर किस प्रकार से होता है, कि कौन सा जो यहाँ पर पैरासाइट है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें काला अजहर, और जिसे विस्लर लेशमैनियासिस भी कहा जाता है, ये एक प्रोटोजोन पैरासिटिक डिजीज है, जो कि सैंड फ्लाई के द्वारा बाइट सैंड फ्लाई की बाइट से फैलाया जाता है। सैंड फ्लाई जो होता है वो इस प्रकार का एक ब्लू कलर का फ्लाई होता है, और इसकी बाइट के द्वारा ही ये जो है फैलाया जाता है। और बाइट के द्वारा जो फैलाया जाता है वो लेशमैनियासिस की प्रॉब्लम इसके द्वारा की जाती है। सैंड फ्लाई एक ब्राउन कलर का होता है, और जो इसके बॉडी पर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बॉडी पर यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सैंड फ्लाई की स्ट्रक्चर है, और जिस इन्फेक्शन को लेकर ये घूमते हैं, जिसे लेशमैनियासिस होता है, उसे लेशमैनिया डोनोवेनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। लेशमैनिया डोनोवेनी नाम का एक प्रकार का प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो लेशमैनिया की जो डोमेन यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, तो ये यूकैरियोटा से संबंध रखता है। जो फाइलम है इसका यूग्लिनोजोआ है। उसके बाद में जो क्लास है वो काइनेटोप्लास्टिया है, और जो ऑर्डर है वो ट्रिपेनोसोमेटिडिया है। और इसके बाद में जो जीनस है वो लेशमैनिया है। तो इस प्रकार से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। इस क्लासिफिकेशन को आप ध्यान में रखिएगा। जो वेक्टर सैंड फ्लाई है वो उसे ये जो मिट्टी के जो हमारे घर होते हैं, जो पुराने टाइम पे बनाए जाते थे, आज भी काफ़ी जगह पे मिट्टी के घर ही हैं, उनकी जो दरारें होती हैं उनमें पाई जाती है। और जो ह्यूमिड एरिया होता है, ह्यूमिड कॉर्नर्स होते हैं, उनमें ये जाकर बसते हैं और वहीं पे रहते हैं। WHO के द्वारा जो मेन जो 3 फॉर्म है
लेशमैनियासिस की, उसे काला अजहर का जो मोस्ट सीरियस फॉर्म है वो बताया गया है। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है वो पुअरेस्ट पीपल में रहती है। आपको बताया गया कि जो मडी जो हाउसेज होते हैं उनमें रहता है। तो जो मिट्टी के जो घर हैं आजकल गरीब लोगों के पास में ही ऐसे घर होते हैं, और मेल न्यूट्रिशन से भी इसे संबंधित बताया गया है। पुअर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुअर हाउसिंग भी इसे बताया गया है, और एक वीक इम्यून सिस्टम में भी इसे जल्दी से संक्रमित होना पाया गया है, जिससे के कारण से जो इस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है जिस बॉडी में कम होती है, इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है, उसी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जल्दी से उन्हें इस पैरासाइट का असर हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर इस प्रकार का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मेनली जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में इस प्रकार के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। झारखंड में भी इस प्रकार के केसेस जो काला अजहर से संबंधित हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस बीमारी में जो लक्षण है, इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स में इसका जो सबसे पहले फीवर आता है, वो फीवर इरेगुलर होता है। कभी फीवर ज़्यादा आता है, कभी फीवर कम आता है। तो ऐसी स्थिति इसमें देखने को सिम्टम्स में मिलती है। इसके बाद वेट लॉस होता है। स्प्लीन है वो उसका जो एनलार्जमेंट हो जाता है, और लिवर और एनीमिया की इस प्रकार से बीमारी जो है वो डेवलप हो जाती है। स्किन ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है, चकते हो जाते हैं स्किन पे ऐसे ब्लैक स्पॉट से। तो इस प्रकार से स्केली हो जाती है, और जो हेयर है उनका भी लॉस होता है। लाइट जिनका कलर होता है, लाइट टोन जिनकी कलर होती है, उसमें ग्रेइश डिस्कलरेशन उनका हो जाता है। जो डार्क कलर हो जाता है और ग्रेइश कलर हो जाता है उनका। और ये जो कलर में जो चेंजेस होता है वो फीट, एब्डोमेन और फेस पर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मेन जो सिम्टम है वो यहाँ पर इस प्रकार से देखने को हमें मिलते हैं। काला अजहर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज तो नहीं है। इसकी मेडिसिन जो है वो यहाँ रेगुलर वे में ली जाती है, और अपने आप ही जो कुछ ही समय में ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। कुल जो टोटल दो तीन बातें इसमें हैं। एक तो इस पैरासाइट का नाम याद रखिएगा किसकी वजह से होता है, लेशमैनिया डोनोवेनी है, और इसका जो वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि सैंड फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, नेशनल जो काला अजहर का जो एलिमिनेशन है, उस एलिमिनेशन से संबंधित एक नेशनल जो प्रोग्राम है वो भी चलाया जा रहा था। और ये नेशनल प्रोग्राम जो है काला अजहर के एनिमेशन के लिए चलाया जा रहा था, और 70s में इसे शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस प्रोग्राम को तब से लेकर अब तक इसके रेडिकेशन के लिए चलाया जा रहा है। मेन जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में थी, उसमें जो काला अजहर को लेकर एक टारगेट सेट किया गया था कि 2010 तक इसका हमें उन्मूलन कर लेना है। लेकिन 2015 के बाद में इस टारगेट 2010 के बाद में इस टारगेट को 2015 के लिए रिवाइज किया गया, जो भी अनफॉर्चुनेटली जो है अचीव नहीं हो पाया। तो अचीव नहीं हो पाया तो उसका जो टारगेट है वो वापस से रिवाइज किया गया है। इसके अलावा जो एक तीन स्तरीय जो मेमोरेंडम है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर, एक कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर साइन किया गया है बांग्लादेश, नेपाल और जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसमें काला अजहर को एलिमिनेट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इस प्रकार से ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। तो इस प्रोग्राम से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत इसमें सारी जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। और एक ये इसका जो प्रिवेंशन और कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज़ का जो ये प्रोग्राम है उसे नेशनल हेल्थ मिशन में सब्स्यूम किया गया है, मतलब इसमें इंक्लूड किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही इसे शामिल किया गया है, और इसके अंदर ही इसे वर्क किया जाता है। जो नेशनल जो प्रोग्राम ये चलाया जाता है काला अजहर के लिए, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है प्रोग्राम है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड किस
स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अगर बोला जाता है तो उसमें उसका क्या मतलब होता है। तो इस प्रकार से एनएचएम के द्वारा इसे रन किया जाता है, और जो मेन जो बॉडी इसे रन करने वाली होती है वो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसे रन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको जो एलिमिनेशन किया जाता है वो एट रिस्क जो पॉपुलेशन है उसे यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के और उनको इस एरिया से निकालने पर और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज करने पर ही इस प्रकार का जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। जो एलिमिनेशन की जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, एलिमिनेशन की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, वो एलिमिनेशन तभी हो पाएगा जब इस प्रकार की जो स्टैंडर्ड है उन्हें चेंज किया जाए, और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो रोटी कपड़ा मकान और इन चीज़ों को लेकर हम देखते हैं कि ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो लोगों के पास में होनी ही चाहिए, तो उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद में ही इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें सुधार आ पाएगा। दोस्तों, आज के जो स्टैटिक पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमने आपको कहा था कि जो मैंने आपको बताया था कि जो डांस फॉर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे स्टैटिक पोर्शन में। तो डांस का जो बेसिक जो ओवरव्यू था पिछले जो वीडियो में बताया था, आज जो पहले डांस टाइप के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि भारतनाट्यम है। जो भारतनाट्यम है वो यहाँ पर हमारे देश की जो ओल्डेस्ट डांसिंग फॉर्म है, और भारतनाट्यम का जो उद्भव हुआ है वो भारत मुनि और नाट्यम से हुआ है। भारत मुनि के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और नाट्यम का तो मतलब डांस होता ही है। बेसिकली ये जो सदिर के द्वारा इन्हें परफॉर्म किया जाता था, जो देवदासी इन्हें उस टाइम पे कहा जाता था। जो भी इस डांस को परफॉर्म करता था उन्हें देवदासी के नाम से पुकारा जाता था और देवदासी कहा जाता था, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड, बहुत ही ज़्यादा इज्जत इनको समाज में उस समय में दी जाती थी। तो भारतनाट्यम के जो मेन जो यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं उसमें अलेरप्पू मेन इसका फीचर है। इसमें बेसिक डांस होता है और इनवोकेटरी होता है, इसमें बातचीत नहीं होती है। और अगर जो गॉड की जो ब्लेसिंग्स लेनी होती है, गॉड का आशीर्वाद लेने के लिए इस जो परफॉर्मेंस है उसको किया जाता है। उसके अलावा एक जाति स्वरम होता है, इसमें डिफरेंट पोजेज और मूवमेंट का इसमें यूज किया जाता है। इसमें भी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नहीं होते हैं, तो नृत्य टाइप का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, नृत्य टाइप का इसमें कंपोनेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो नृत्य टाइप होता है उसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नहीं होते हैं, एक प्रकार का डांस का कंपोनेंट है ये। उसके बाद में शब्दम आता है। इस शब्दम में जो एक्सप्रेशन जो दिया जाता है वो वर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। वर्ड्स में इसमें एक्सप्रेशन होता है और इसमें अभिनय भी होता है, और जो गॉड होती है उसकी कीर्ति का यहाँ पर बखान भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो शब्दम होता है उसमें वर्डिंग जो होती है वो एक्सप्रेशन के द्वारा की जाती है, और इसमें जो अभिनय होता है वो एक सॉन्ग के आधार पर किया जाता है और भगवान की कीर्ति को उसमें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से भारतनाट्यम जो भारत का ओल्डेस्ट फॉर्म है, और मेनली जो तमिलनाडु है उससे इसे रिलेट किया जाता है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है मेन डांस बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो स्टैटिक पोर्शन में जो ये इम्पोर्टेंट है वो उसे आप ध्यान में रखिएगा। डांस से संबंधित रेगुलरली जो डिफरेंट कंपटीशन हैं उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाया करे। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स की पीडीएफ है, जो इस लेक्चर की पीडीएफ है, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम वाले चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।